प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्याय है लासा की ओर। लेखक राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित है लासा की ओर, जिसमें उन्होंने यात्रा का वर्णन किया है। अपनी यात्रा का तिब्बत की राजधानी है लासा। उस लासा की यात्रा का वर्णन उन्होंने किया है कि किस तरह से वो लासा में गए थे, किस तरह से उन्होंने यात्रा की थी। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का लेखक परिचय। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव, पैतृक यानी उनके जो पूर्वज, उनके जो पुरखे, माता पिता, दादा दादी सब रहते थे, उनका पैतृक गांव कन्नेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हिंदू धर्म से उन्होंने बौद्ध धर्म कर लिया। उनका नाम पहले केदार पांडे था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था क्योंकि उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था और वैसे भी उन्हें ज्ञानवान व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावर्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नई दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री, जो गायब हो गई थी सामग्री, उसका उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावर्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, सबसे ऊपरी स्थानों में माना गया। उन्होंने घुमक्कड़ी होता है वे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हों, उसे घुमक्कड़ी कहते का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। संकलित अंश जो है
वो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया जब उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। ये जो लहासे की ओर हम यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं, ये राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया जो उन्होंने कब की थी, सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, भारतीयों को तिब्बत में नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए उन्होंने यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, भिखारी बनकर की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन लासा की ओर जाने वाले जो कठिन रास्ते हैं, दुर्गम, जिन पर अच्छी तरह से हम चल नहीं सकते, उन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। लहासा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलीपुर का रास्ता, फरी कलीपुर जगह का नाम है नेपाल में। जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था। ये व्यापारी नहीं एक जगह से दूसरी जगह सामान ही नहीं जाता था, यह सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन, चीनी जो सैनिक थे वो। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्त का अर्थ होता है अलग करना। एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी और कुछ आराम की बातें भी। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और न औरतें पर्दा ही करती। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी कि कोई रोक टोक नहीं है घर के अंदर जाने में। कोई भी अजनबी व्यक्ति घर के अंदर तक जा सकता है। आप भीख मांगे, बहुत ज़्यादा भीख, निम्न श्रेणी के जो भीख मांगे हैं उनको चोरी के डर से लोग घर के अंदर नहीं। बाकी लोगों को घर के अंदर तक कहीं भी आप जा सकते हो, जाने देते हैं। चाहे अपरिचित हो, चाहे परिचित हो, जान पहचान की हो या अनजान व्यक्ति हो, कोई भी हो। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। चाय सामग्री जो होती है चाय बनाने की, वो आप दे सकते हो, वो चाय बना के दे देंगे। वह आपके लिए उसे पका देंगे। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर, चाय बनाने का बर्तन जो है उसमें कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी का टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, जैसे आप चाय बन रही है चूल्हे से दूर, आप बैठे हो और आपको शंका है कि कहीं ये मेरा सामान बना ले, तो आप खुद जाकर भी वहाँ पर चाय बना सकते हो। इतना आत्मीयता है।
यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चूल्हे में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी चुंगी कर होता रास्ते का खर्च। हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे। सुमती चीनी व्यक्ति था जिनकी यात्रा की थी वही। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, लेकिन उस समय भिखमंगे नहीं थे, क्योंकि उस समय तो प्रतिबंध था, रोक थी जाने आने पर। तिब्बत में कोई नेपाल से तिब्बत का रास्ता भी बंद था, जाने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन 5 साल बाद रास्ता खुल गया था और उस समय का वर्णन कवि कर रहे, लेखक कर रहे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते। छड़ पीकर पेय पदार्थ होता है, अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई है और उसके नज़दीक कोई गांव भी नहीं होता। नदी के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि न तो गांव है न वहाँ पर लोग रहते हैं, तो डाकू रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, और लुटेरे को लिए सबसे अच्छी जगह वही है। उससे अच्छी जगह कोई डाकू के लिए हो नहीं सकती। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, क्योंकि गांव में आएगा खून करेगा तो खूनी को सज़ा मिल जाएगी। लेकिन वहाँ जंगल दुर्गम रास्तों में अगर खून हो जाए, कोई किसी को मार दे, तो वहाँ जो प्रशासन है, जो कानून है, वो भी ऐसा नहीं है कि उसको सज़ा दी जाए। इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून तिब्बत में है नहीं, इसलिए हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मरे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भीख मांगे थे। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची दया दया। टोपी उतार कर जीभ निकाल कर भिखारियों का वेश धारण कर रहा था और कूची कूची दया दया करने लगते। कूची कूची तिब्बती भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है कूची कूची। कूची कूची का अर्थ होता है दया दया। ऐसा कहते भी लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे सबका पड़ा। 16-17 मील से कम नहीं। मैंने सुमती से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घंटे सामान में रख लेंगे और चलेंगे।
दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जाकर पहुंचे। हम समुद्र तल से 17,000-18,000 खड़े थे। हमारी दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, क्योंकि नेपाल से हम अगर तिब्बत के रास्ते तिब्बत जाएंगे तो हिमालय पर्वत ही उसका रास्ता। हिमालय का मतलब होता है प्लस आदले बर्फ का घर। तो सीधी सी बात है, बर्फ का घर है तो बर्फ रहेगी, और बर्फ रहेगी तो बर्फ का रंग सफ़ेद होता है। और हजारों दूर तक देखेंगे, हजारों मील तक देखेंगे, हजारों फुट तक देखेंगे तो हमें श्वेत शिखर यानी सफ़ेद शिखर दिखाई देंगे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्व स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई तो थोड़ी दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। उतरते समय शायद एक और सवारी साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनक्वीक वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोनक्वीक वस्तु जो भी बहुत धीरे धीरे चलता था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता चल लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सोमती इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुँह सोमती जो तिब्बत का रहने वाला था, मंगोल जाति का था। मंगोलों का मुंह लाल होता है, वैसे भी लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले। कंडे गोबर से बनाए जाते हैं, पशुओं के गोबर से बनाए जाने वाले कंडे जिससे आग जलाई जाती है। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला। मैं तो रात की उम्मीद रखता था। खैर, सोमती को जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरी थी। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। मैदान में थे। जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिहरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सोमती के कितने यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चेरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया, जहाँ से बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोध गया कि से लाए कपड़े के खत्म हो जाने किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे।
वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा दें। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाऊं, इसके लिए मैं तुम्हें लाशा पूछकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दे, बरिया बरिया मतलब वजन उठाने वाला। सवेरे ही चल दे दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा। फिर हमने पीठ पर अपनी चीजें लादी। डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तीर में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध के वचनों के अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तेरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। हाँ, तो ये लाशा की ओर यात्रा वृत्तांत अपना यहीं खत्म होता है। कल हम अगला अध्याय पढ़ेंगे।